नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 9 निबंध, जो दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध लगा हुआ है। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और भारतेंदु के 2 निबंध हैं जो लगे हुए हैं, तो एक हम निबंध पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण हम पढ़ेंगे, भारतोन्नति कैसे हो सकती है निबंध को हम पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं दिल्ली दरबार दर्पण में। 1 जनवरी को दिल्ली दरबार का महोत्सव मनाया गया। तो पहला ही क्वेश्चन है कि ये कब शुरू हुआ, किस महीने को। तो 1 जनवरी को दिल्ली दरबार दर्पण मनाया गया। पहला दिल्ली दरबार दर्पण 1877, है ना। लॉर्ड लिंटन जो वायसराय हैं उनके जब वो वायसराय थे लॉर्ड लिंटन, तभी ये दिल्ली दरबार दर्पण बनाया गया था। 3 दिल्ली दरबार दर्पण होते हैं। ठीक है, 3 दिल्ली दरबार दर्पण का जिक्र आया हुआ है। पहला दिल्ली दरबार दर्पण जो है 1877 है, दूसरा 1903 लॉर्ड कर्जन के समय में, और तीसरा दिल्ली दरबार दर्पण जो है 1911 में लॉर्ड हेराल्ड, है ना। जब लॉर्ड हेराल्ड थे तब तीसरा दिल्ली दरबार दर्पण हुआ था। तो पहला दिल्ली दरबार दर्पण आज हम पढ़ेंगे। लॉर्ड लिंटन वायसराय है, लॉर्ड लिंटन। 1877 1 जनवरी दरबार का महोत्सव मनाया जा रहा है। यह निबंध साहित्यिक निबंध है। ठीक है, यह एक साहित्यिक निबंध है। भारत के 63 राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। तो भारत के कितने राजाओं को आमंत्रित किया गया है? 63 राजाओं को। महारानी की घोषणा पत्र चीफ हेराल्ड ने पढ़कर सुनाया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे है कि चीफ हेराल्ड ने किस भाषा में सुनाया था? तो अंग्रेजी भाषा में। ओके, ये जो पत्र है महारानी जी का पत्र आया था जो लॉर्ड लिंटन ने पढ़ा। और लॉर्ड लिंटन के वायसराय के टाइम पे ये चीफ हेराल्ड पढ़ते हैं। तो महारानी का पत्र जो है तो हेराल्ड पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? हेराल्ड, वो भी अंग्रेजी भाषा में। इस निबंध में वायसराय लॉर्ड लिंटन के प्रति और विक्टोरिया के प्रति राजभक्ति दिखाई गई है। ओके, राजभक्ति इसमें दिखाई गई है भारतेंदु के द्वारा। यह पहला दिल्ली दरबार दर्पण है, इसमें राजभक्त देशभक्त देखने को मिलती है। आगे चलते हैं कि निबंध की शुरुआत कहाँ से होती है। जयतिराज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि कवि लिंटन, जय दिल्ली दरबार। स्नेह भरन तम हरन दो, प्रजन करन उजियार, भयो देहली दीप सो, यह देहली दरबार। ठीक है, तो यहाँ से दिल्ली दरबार दर्पण निबंध की शुरुआत होती है। ठीक है, ये भी पूछ जा जाएगा कि किस निबंध से लिया गया है, तो आप लोग देख लेना। ये सब बड़े बड़े शासनाधिकारियों को एक एक रेशमी झंडा, सोने का तगमा मिला। ठीक है, तो क्या क्या मिला था? यहाँ पे एक एक झंडा मिला था। ठीक है, रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला था। झंडे अत्यंत सुंदर थे। झंडे कैसे थे? झंडे की विशेषता भी आ सकती है कि दिल्ली दरबार दर्पण में जो झंडे मिले थे वो कैसे थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे झंडे पर परमेश्वरी राजेश्वरी का एक मुकुट बना था, है ना। और ये एक पट्टी लगी हुई थी। तो झंडे में क्या लगा हुआ था? पीतल के थे ये झंडे, पीतल के थे, बहुत ही सुंदर। और इसमें राजेश्वरी का मुकुट बना हुआ था, है ना। और पट्टी लगी हुई थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। मतलब जिस राजा को ये झंडा मिल रहा था उसका नाम उस झंडे में लिखा हुआ था। और फहरने पर झंडा को डंडे से लटकाया गया था, है ना। तो डंडे में लटकाया गया था। स्पष्ट रीति यह है पर उनके अस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से वाक्य कहे, है ना। तो राजा से कुछ कहते हैं वायसराय, क्या कहते हैं यहाँ से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रखा है कि क्या कहते हैं वायसराय यहाँ पे। श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। ठीक है, तो ये महारानी की तरफ से वायसराय देते हैं। श्रीमती को भरोसा है। यहाँ पे देखिए
जनता से कह रहे हैं कि श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी ये झंडा खुलेगा आपको देखते ही केवल इसी बात का ध्यान ना होगा कि ये इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। ठीक है, तो ये झंडा जब आप अपने घर में खोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप राजसी अंग्रेजों के गुलाम हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि वरन यह भी सरकार की यही बड़ी भारी इच्छा है ना, वरन यह भी सरकार की बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी प्रारंभिधि और अचल देखे। यह श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ, है ना, तगमा पहनाता हूँ। तो एक तगमा मिला था और एक झंडा मिला था। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिनों तक पहनिए और आपके बाद आपके कुल में बहुत दिनों तक रहे, इस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। ठीक है, मतलब आप राजा हैं, आपके बाद जो भी आपके बच्चे होंगे तो ये सब पहनेंगे। मतलब आपको ये एहसास दिलाएगा कि हम जो ब्रिटिश सरकार है उसके अधीन है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकांश सत्ता परिवर्तन बरतानियों सरकार को होना था। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार ये भारत के महान परिवर्तन का आरंभ है। ठीक है, दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार दर्पण, तो क्या ये मोस्ट है कि ये भारत के महान परिवर्तन का आरंभ है। इसमें स्वतंत्र भारत का अभियान औपचारिक तौर पर आरंभ हुआ था। ओके, इसमें स्वतंत्र भारत का अभियान औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। हमें विश्वास है कि अवसर हमारे और हमारी प्रजा के बीच आपसी संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये जो वायसराय हैं वो बोलते हैं, इससे सभी को यह प्रतीत होगा कि वे शासन के अधीन है ना। जो ब्रिटिश सरकार है, मैंने ऊपर बोला कि शासन के अधीन है। जब आपको ये देखेंगे तगमा और झंडा तो आपको एहसास होगा। जिसकी स्वेच्छाचारित सम्मान हिस्सा न्याय सबके लिए निश्चित है और उनकी खुशी का वर्णन करने और संपन्नता को बढ़ाने के लिए उनके हितों का संरक्षण हमारे साम्राज्य के ध्येय और लक्ष्य सदा रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं। पेपरों में जाने के लिए सभी पेपरों में, हिंदी के किसी भी पेपर पे अगर दिल्ली दरबार से पेपर आ रहा है तो किलात खां को क्या मिला था? किलात खां को झंडा नहीं मिला। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसको झंडा नहीं मिला, किलात खां को, है ना, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत पर हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चाबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 चीज़ें तोहफे में मिली थी। तो किलात खां को कितने हज़ार की चीज़ें तोहफे में मिली थी? तो 25,000 की। ओके, 25,000 की। इसके सिवा जो सरदार आए थे उन्हें भी किस्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें मिली थी। तो किलात खां को ज़्यादा रुपए मिले क्योंकि ये थोड़ा ब्रिटिश सरकार को नहीं मानते थे, है ना, तो उनको ये सब दिया गया कि आप भी। और जिनको झंडे नहीं मिले, तमगे नहीं मिले, तो वो मतलब शासन के अधीन नहीं थे, है ना, उनका ज़्यादा सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 की चीज़ें मिली। प्रायः लोगों को इस बात को जानने का उत्साह होगा कि खां का स्वरूप और वस्त्र कैसा था। वायसराय ने इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार का चबूतरा था। अभी सेट के पेपर में आया था कि किस प्रकार का चबूतरा था, है ना, राजा के बगल में किस प्रकार का ऐसे चबूतरे का। तो सारे चबूतरे आप देख लीजिएगा कि जो वायसराय बैठे हैं उनके बीच में, उनके नीचे एक अर्धचंद्राकार का चबूतरा था। ठीक है, किस प्रकार का था? अर्धचंद्राकार का, जिस पर शासनाधिकारी राजा के लोग उससे उनके मुसावित मद्रास, मुंबई के गवर्नर, पंजाब सब यहाँ पे विराजमान थे। और पश्चिम देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। किसमें? अर्धचंद्राकार के चबूतर में। ठीक है,
63 शासनाधिकारी यहाँ पे थे, है ना। 63 मतलब जो 63 राजा महाराजा थे, शासक थे, वो यहाँ पे विराजमान थे। तो आप याद रखेंगे कि 63 राजा। ओके। राजाओं को इन चबूतरे पर जगह मिली थी जिसके नाम महाराजा अजयगढ़, है ना, अजयगढ़, बड़ौदा, बहुत सारे राजा थे, मैंने थोड़े रखे हैं। बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, है ना, रीवा के भी नाम है। महाराव राज, अलवर, बूंदी, है ना। तो राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास में धनुष खंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरों की बनी हुई थी, है ना। तो अब धनुष खंड के आकार के चबूतरे की बात हो रही है, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। जो धनुष आकार का खंड बना था वो 10 भागों में बांटा गया। इस पर से 2 तरफ छोटी छोटी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंच रखी हुई थी, ठीक है। चलते हैं कि 18 वर्ष से लगातार उन्नति हो उसके सत्य करती रही है। मतलब जो ये दिल्ली दरबार दर्पण हो रहा है, तो इसमें 18 वर्ष की जो लगातार उन्नति है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। महारानी ने पदवी में एक नया पद बढ़ाया। तो महारानी ने कितने पद बढ़ाए थे? पदवी के लिए कितने पद? तो 1 पद, ठीक है। 1 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। महारानी ने पदवी में 1 पद बढ़ा दिया था। ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्रायः अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न था। ईश्वर ने अंग्रेजी राज को, उनका कहने का मतलब है कि अंग्रेज राज यहाँ आए, है ना, और उनको भगवान ने यहाँ पे जमा दिया। यहाँ पे बहुत बड़े बादशाह थे, खाली नहीं था, पर ईश्वर ने किसको जमाया? अंग्रेजी राज को। अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, है ना। अंग्रेजी राज के फल यहाँ पे व्यंग है। एक महात्मा दिखाई पड़े, एक महात्मा दिखाई पड़े और वायसराय उनके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो महात्मा ने कहा, आपका नगर तीर्थ बना हुआ है ना, आपका नगर तीर्थ में गिना जा रहा है। यह तो सब तीर्थों से बढ़कर दिल्ली की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये आपका, ये कौन कहता है? तो एक महात्मा कहते हैं कि आपका नगर यहाँ पे व्यंग किया है भारतेंदु ने, है ना। तो आपका नगर तीर्थ में गिना जाता है, सब तीर्थों से बढ़कर है। हमने अरबी फारसी काव्य ग्रंथ बनाया। किसने? नजरुल इस्लाम, नवाब लुहारू जो है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसने अरबी फारसी में ग्रंथ बनाया था, है ना, नवाब लुहारू वायसराय से कहते हैं कि हमने अरबी फारसी में ग्रंथ बनाया है, आप कृपया करके सुन लें। तो वो बोलते हैं कि फिर कभी छुट्टी में आपके साथ बैठेंगे। तो अरबी फारसी, नवाब लुहारू ने क्या किया था? अरबी फारसी में ग्रंथ लिखा था। महारानी तंजौर, हाँ, महारानी तंजौर बाई आई थी। उनके पति का नाम सखाराम था। 2 लड़के आए थे। बेगम भूपाल की तरह चतुर नहीं है महारानी तंजौर। तो महारानी तंजौर की तुलना किससे की गई है अगर पूछते हैं तो महारानी तंजौर की तुलना बेगम भूपाल से की गई है। इसके और इनके साथ एक अनुवादक रहती है ना, जो इंग्लिश में बात करती है अंग्रेजों से अंग्रेजी में। तो मिसेज मनभावनी, इनका क्या नाम है? मिसेज मनभावनी। ओके, मिसेज मनभावनी किस निबंध की अनुवादक है, किस निबंध में आई है? तो दिल्ली दरबार दर्पण में। ये किसके है? तो ये महारानी तंजौर बाई की है, ठीक है। तो महारानी तंजौर बाई की ये निबंध अनुवादक है, ठीक है। आगे चलते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा, हेराल्ड ने पत्र को अंग्रेजी में पढ़ा था। तो इस जो दिल्ली दरबार में यहाँ पे जो पत्र पढ़ा जा रहा है महारानी के द्वारा, जो पत्र आया है, कौन पढ़ रहा है? तो हेराल्ड हेराल्ड पत्र पढ़ रहे हैं। और जब पत्र पढ़ चुके और अंग्रेजी समझ नहीं आया ज़्यादा लोगों, तो फिर उर्दू में किसने पढ़ा था? फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। यह बीच में षटकोर चबूतरा था। तो बीच में कैसा चबूतरा बना हुआ था? तो षटकोर चबूतरा, ठीक है, जिसपे वायसराय लेडी साहिबा बैठी हुई थी। तो जो वायसराय हैं वो बैठे थे कैसे चबूतरे में? गोल चबूतरे में, षटकोर चबूतरे में, है ना, त्रिभुजाकार, कैसे किस तरह के उसमें चबूतरे में बैठे थे? तो षटकोर चबूतरे में, ठीक है।
अर्धचंद्राकार चबूतरा था जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग बैठे थे की तो बात हो चुकी है। और दरबार जो है दक्षिण की तरफ 15,000 लोग से ज़्यादा सरकारी फौज थी। तो फौजों की संख्या कितनी थी? 15,000। मोस्ट है कि अगर आता है कि किस इतने इसमें फौजों की संख्या कितनी थी तो 15,000। 12 बजे वायसराय की सवारी आती है। स्टाफ ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद ग्रैंड मास्टर का वस्त्र धारण किए हुए वायसराय आते हैं उनका, और नेशनल एंथेम्स का गाना बजने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये ऐड नहीं किया, इसमें 2 लाख दर्शक हैं। ठीक है, 2 लाख दर्शक हैं। अगर पूछा जाएगा कि दर्शक देखने वाले कितने थे तो 2 लाख थे। ठीक है, 2 लाख दर्शक थे। आगे चलते हैं, नेशनल एंथेम्स का गाना बजने लगता है अर्थात ग्रैंड सेव दी किंग ईश्वर महारानी चिरंजीवी रखे। ठीक है, तो कैसे बजता है? नेशनल एंथम बाजा बजने लगता है। श्रीयुत वायसराय खड़े होते हैं और सामने चबूतरे पर जितने भी बड़े बड़े लोग महाराजा हैं, गवर्नर, अधिकारी हैं, सबको खड़े होके हिंदुस्तानी रीति कैसी है? हाथ जोड़कर प्रणाम करना, है ना। तो हिंदुस्तानी रीत में कई बार सबसे सलाम करके और इशारा करते हैं बैठने का। तो यहाँ पे जो वायसराय हैं तो हिंदुस्तानी रीत में सबसे प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। पायनियर के अंग्रेजी संपादकों को ये अच्छा नहीं लगता कि वो हाथ जोड़कर क्यों नमस्ते कर रहे हैं, हेलो हाय करें। तो यहाँ पे आप हिंदुस्तानी रीत से क्या करते हैं? गवर्नर तो नमस्ते करते हैं और 11 तोपों की सलामी दी जाती है। जब दिल्ली दरबार दर्पण समाप्त होने लगता है तो क्या होता है? एंथेम्स में गाना बजता है, क्रम से भी आता है लगाने को। ठीक है, एंथेम्स में गाना बजता है, सबसे प्रणाम करते हैं, 101 तोपों की सलामी दी जाती है और 1 जनवरी 1801 को राजश्री मुहर देने के बाद प्रकाशित किया जाएगा, ये लिखा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।